नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेंगे इनकम टैक्स अधिकारियों को बड़े अधिकार। अब अधिकारियों को मिलेगी संदिग्धों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच। नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 में किया गया प्रावधान। पीवीटीजीज को लेकर सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा। पीवीटीजीज होते हैं अति पिछड़े जनजातीय समूह। कुल 75 में से अब तक सिर्फ 10 पीवीटीजीज को ही मिले हैं पारंपरिक आवास अधिकार। और केरल में पास हुआ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाला विधेयक। देश भर में हैं 471 निजी विश्वविद्यालय। केरल में अभी तक नहीं था कोई भी निजी विश्वविद्यालय। आइए शुरू करें। रुख करते हैं भारतीय नागरिकों के डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी बड़ी खबर पर। खबर यह है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से भारत सरकार के इनकम टैक्स अधिकारी आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं। घबराइए नहीं, ऐसा तभी होगा जब आप टैक्स चोरी, बेनामी संपत्ति या अवैध आय के चलते सरकार के रडार में आएंगे। यह प्रावधान नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 के तहत लाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि ये नया विधेयक पुराने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वित्त मंत्री जी ने बताया कि चूंकि 1961 के अधिनियम में डिजिटल शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए अक्सर टैक्स चोरी, बेनामी संपत्ति या अवैध आय जैसे आपराधिक मामलों में लोग अदालत जाते हैं और पासवर्ड शेयर न करने की मांग करते हैं। इसलिए पुराने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 का डिजिटल गैप इस नए इनकम टैक्स विधेयक से भरा जा रहा है। फिलहाल यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष रखा हुआ है और इस विधेयक पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा होगी। इस विधेयक का मकसद अघोषित आय और अवैध वित्तीय गतिविधियों को पकड़ना और टेक्नोलॉजी के अनुसार टैक्स सिस्टम को अपडेट करना है। यानी अब सरकार इनकम टैक्स अधिनियम में तकनीक का तड़का लगाने वाली है। चलिए समझते हैं कि इस नए विधेयक से क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले इस बिल से सरकारी जांच का दायरा बढ़ेगा। यानी अब इनकम टैक्स अधिकारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स और डिजिटल टोकन जैसे एसेट्स तक पहुंच सकेंगे। अधिकारियों को अब सर्वर और सॉफ्टवेयर एक्सेस मिलेगा। यानी जांच के दौरान टैक्स अधिकारी बिजनेस सर्वर, ऑनलाइन स्टोरेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं, भले ही वे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही क्यों ना हो। इस बिल के माध्यम से सरकार की क्रिप्टो करेंसी पर विशेष नजर रहेगी और अब क्रिप्टो एसेट्स और अन्य डिजिटल एसेट्स को टैक्स चोरी की जांच में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर टैक्स चोरी होती है तो डिजिटल डेटा सबूत के तौर पर एक्सेप्ट होगा। यानी सरकार व्हाट्सएप चैट, लोकेशन हिस्ट्री, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और अन्य डिजिटल ट्रांजैक्शंस को टैक्स चोरी पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। ये बिल बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसेगा। जैसे अगर सरकार के रडार पर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो अब सरकार गूगल मैप्स और सोशल मीडिया की मदद से नगद छुपाने की लोकेशन, आने जाने का पैटर्न देख सकती है ताकि छिपाया हुआ या बेनामी संपत्ति का पता लगाया जा सके। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि गूगल मैप हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट को स्कैन करने से सरकार को बेहिसाब धन का पता लगाने में मदद भी मिली है। यहां तक कि कुछ मामलों में मोबाइल फोन में एनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करने के बाद 250 करोड़ रुपए तक की बेहिसाब धनराशि का पता चला है। सरकार द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट में महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने वाले संदिग्ध टैक्स चोरों को भी धर दबोचा गया है। बेनामी संपत्ति वालों को पकड़ने के लिए उनके फोन की गूगल मैप हिस्ट्री का यूज किया गया, जिससे उन ठिकानों का पता चला जहां नकदी और बेहिसाब पैसे रखे गए थे। देखिए, एक और तो इस विधेयक से टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा, लेकिन एक चिंता यह भी है कि ये नागरिकों की निजता के अधिकार और डेटा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या सरकार को इतनी डिजिटल पहुंच मिलनी चाहिए? अगली खबर है सीधे भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से जुड़ी हुई। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दरअसल 2006 में लागू हुए वन अधिकार अधिनियम एफआरए को लगभग 25 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10 पीवीटीजीज को ही उनके पारंपरिक आवास अधिकार मिले हैं। आइए समझते हैं कि भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से क्या मतलब है और वन अधिकार अधिनियम एफआरए 2006 से इनका क्या रिलेशन है। देखिए, भारत में जनजातीय समूह ऑलरेडी पिछड़े माने जाते हैं। अब इन पिछड़े जनजातीय समूह में से भी जो भी सबसे पिछड़े हैं उनको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज कहा जाता है। इन जनजातियों की आबादी बेहद कम होती है और इनमें वृद्धि दर भी धीमी होती है। ये आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं क्योंकि ये समुदाय मुख्यतः खेती, शिकार और जंगल पर ही निर्भर होते हैं और आधुनिक आर्थिक गतिविधियों में इनकी भागीदारी कम होती है। इन समुदायों में शिक्षा और स्वास्थ्य में भी पिछड़ापन देखा जाता है। ये समुदाय अपने पारंपरिक क्षेत्रों में लंबे समय से बसे हुए हैं और बाहरी दुनिया से कम संपर्क रखते हैं।
इन जनजातियों की अपनी अलग भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली होती है जो मुख्य धारा से भिन्न होती है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 75 अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जनजातियां 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 45.56 लाख है। आइए अब समझते हैं एफआरए 2006 और पीवीटीजीज का संबंध क्या है। देखिए, यह कानून पीवीटीजीज को कई सारे अधिकार देकर सशक्त बनाता है, जैसे कि एफआरए 2006 पीवीटीजीज को उनके पारंपरिक जंगलों और संसाधनों पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अपनी आजीविका, आवास और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें। इसके अलावा एफआरए की धारा 3(1)(e) के तहत पीवीटीजीज को उनके परंपरागत निवास क्षेत्रों और जंगलों में सामुदायिक अधिकार दिए जाते हैं। एफआरए 2006 ये भी सुनिश्चित करता है कि पीवीटीजीज को बिना उसकी सहमति के जंगलों से जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून लागू हुए 25 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10 पीवीटीजीज को ही उनके पारंपरिक आवास अधिकार मिले। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि अब तक ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में रहने वाले केवल 10 पीवीटीजीज को ही उनके पारंपरिक आवास के अधिकार मिले हैं। अब सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी आखिर सिर्फ 10 पीवीटीजीज को ही क्यों यह अधिकार दिया गया? बाकी राज्यों में रहने वाले 65 पीवीटीजीज को यह अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? इसका खुलासा 2020 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पूर्व सचिव ऋषिकेश पांडा की अध्यक्षता में गठित एक पैनल की रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी पीवीटीजीज के पारंपरिक आवास अधिकारों को मान्यता नहीं देते, क्योंकि वे खुद उन खनन और वन्य जीव परियोजनाओं से जुड़े होते हैं जिनकी वजह से आदिवासियों का विस्थापन होता है। दूसरा कारण तो और हास्यास्पद है। दरअसल 2015 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि आवास यानी हैबिटेट का मतलब सिर्फ घर देना नहीं, बल्कि पूरे जंगल क्षेत्र पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी हुई। जब कानून को बनाया जा रहा था तब हिंदी में हैबिटेट को आवास लिखा गया, जिससे अधिकारियों ने इसे सिर्फ घर देने से जोड़ दिया। यानी जिन पीवीटीजीज को उनके पूरे जंगल क्षेत्र पर अधिकार मिलना चाहिए था, उन्हें सिर्फ घर बनाने की सुविधा से जोड़कर छोड़ दिया गया। बहरहाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीवीटीजीज के विकास के लिए 24,104 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे सिर्फ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी या फिर उनके पारंपरिक वन अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हाल ही में केरल विधानसभा ने एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम है केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025। ये विधेयक इसलिए खास है क्योंकि इससे केरल में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी तक केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां कोई निजी विश्वविद्यालय नहीं था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 471 निजी विश्वविद्यालय हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, जिनकी संख्या है 65। उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। यहाँ 53 निजी विश्वविद्यालय हैं। आपको बता दें कि 2022 में श्याम मेनन आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि केरल को उच्च शिक्षा का हब बनाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। सरकार चाहती है कि विद्यार्थी केरल में ही रहकर अच्छी शिक्षा लें। इस विधेयक के जरिए अंततः अब केरल में भी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जोर शोर से शुरू हो जाएगी। आइए समझते हैं इस नए विधेयक में क्या क्या खास बातें हैं। इस विधेयक में निजी विश्वविद्यालय में सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय की डिसीजन मेकिंग बॉडी जैसे गवर्निंग, एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक काउंसिल्स में सरकारी प्रतिनिधि रहेंगे। इस विधेयक में मल्टी कैंपस विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा इस विधेयक में विद्यार्थी परिषद की भी अनदेखी नहीं की गई है। विधेयक के अनुसार विद्यार्थियों की आवाज सुनने के लिए एक विद्यार्थी परिषद बनेगी, जिसका नेतृत्व प्रो वाइस चांसलर करेंगे। इसमें 10 विद्यार्थी होंगे, जिनमें SC/ST समुदाय के छात्र और छात्राएं होंगी। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की 40% सीटें केरल के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। हालांकि तमिलनाडु में 35% सीटें, कर्नाटक में 40% सीटें और हरियाणा में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। देखिए, केरल में पहली बार निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने की खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पहले वामपंथी पार्टियां जैसे CPIM निजी विश्वविद्यालयों के सख्त खिलाफ थीं। 1980 से 2014 के बीच इन्होंने कई बार निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खुलने का विरोध किया। इनका कहना होता था कि प्राइवेट मैनेजमेंट को सरकारी कंट्रोल के बिना खुली छूट मिलेगी, जिसके बाद राज्य में शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। हालांकि इस विधेयक में प्राइवेट मैनेजमेंट में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करने से यह समस्या दूर होती दिखाई पड़ती है। इसलिए यह विधेयक एक प्रकार से विचारधारा में बदलाव को दर्शा रहा है। कुल मिलाकर केरल सरकार चाहती है कि राज्य में अच्छी शिक्षा के लिए निजी विश्वविद्यालय खुलें, लेकिन सरकार इन पर नियंत्रण भी रखेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे राज्य की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की समस्याएं हल नहीं होंगी। अब देखना होगा कि यह बदलाव केरल की शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। अगली खबर है चीन से रिलेटेड। ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल ETGE ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय ODNI से अपील की है कि वो चीन द्वारा किए जा रहे उइगर नरसंहार को अपनी आगामी खुफिया रिपोर्टों में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। पूर्वी तुर्किस्तान को चीन में झिंजियांग कहा जाता है। यहाँ उइगर और अन्य मुसलमान रहते हैं। यहाँ ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल यानी ETGE नाम का एक संगठन है जो उन उइगरों का प्रतिनिधित्व करता है जो चीन के शासन के खिलाफ हैं और अपनी आज़ादी चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संगठन का मानना है कि चीन यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है, लेकिन दुनिया इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितना लेना चाहिए। ETGE ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिका से मांग रखी। ETGE ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से कहा है कि जब वे चीन से आने वाले खतरों का आकलन करें तो उइगर नरसंहार को भी उसमें शामिल करें। ETGE के मुताबिक चीन उइगरों और अन्य तुर्की मुसलमानों पर कड़ी नजर रख रहा है। चीन इनको जबरदस्ती डिटेंशन कैंप्स में डाल रहा है, इनसे जबरन मजदूरी करवा रहा है ताकि अपनी इंडस्ट्री के लिए सस्ता लेबर मिल सके। इसके अलावा उनकी संस्कृति और धर्म को मिटाने की कोशिश भी कर रहा है। ETGE का कहना है कि चीन द्वारा उइगर नरसंहार सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है, बल्कि चीन की ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपको पता ही है कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यानी BRI के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है और पूर्वी तुर्किस्तान इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। दरअसल पूर्वी तुर्किस्तान BRI के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह चीन को मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ता है। ETGE ने यह भी कहा कि चीन रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अगर पूर्वी तुर्किस्तान में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज किया गया तो चीन की असली चाल समझना मुश्किल होगा। हालांकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI भी ये मानती है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो अपनी सेना, साइबर क्षमता और भू राजनीतिक दबदबे को बढ़ा रहा है। इसलिए संगठन की अमेरिका से अपील है कि अमेरिका को चीन के इस नरसंहार को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के रूप में देखना चाहिए। अगर अमेरिका चीन को रोकना चाहता है तो उसे उइगरों के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। अब देखना होगा कि अमेरिकी सरकार और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती हैं। आइए देखते हैं आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है मददे माश। इसको सयूरगल भी कहा जाता है। दरअसल मुगल काल में 3 प्रकार की जमीन की कैटेगरी होती थी। इन्हीं में से जमीन की एक कैटेगरी थी मददे माश। मददे माश वो जमीन होती थी जो विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी। इस जमीन की खास बात यह थी कि इस जमीन पर अधिकार वंशानुगत होता था, यानी पिता के गुजरने के बाद यह जमीन अपने आप में उसके वंशजों के नाम हो जाती थी। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत की प्राचीन धरोहर को वापस लाने के लिए संसदीय समिति ने एक हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह फंड विदेशों में चोरी या अवैध रूप से भेजी गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत बनाया जाएगा। इस फंड में निजी कंपनियों, अमीर व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों से योगदान लिया जाएगा। यह कानूनी लड़ाई, वार्ता और जरूरी खरीद के लिए वित्तीय सहायता देगा। प्राचीन वस्तुओं की प्रामाणिकता जांचने के लिए उन्नत तकनीकों जैसे इमेजिंग, DNA परीक्षण और AI डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। यह फंड अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा देगा ताकि भविष्य में सांस्कृतिक विरासत की तस्करी को रोका जा सके।
यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने गाइया अंतरिक्ष वेधशाला को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। गाइया का फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। गाइया ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का सबसे विस्तृत 3D मानचित्र बनाया था। इस वेधशाला को दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आकाशगंगा के 2 अरब से अधिक तारों की स्थिति, दूरी और गति को ट्रैक करना था। इसने आकाशगंगा की संरचना में झुकाव और हलचल का पता लगाया। इसके अलावा डार्क ब्लैक होल की खोज की, जो केवल अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पहचाने गए, और 1.5 लाख से अधिक क्षुद्र ग्रहों का डेटा इकट्ठा किया। हालांकि गाइया ने केवल 2% आकाशगंगा को मैप किया, लेकिन इसका डेटा भविष्य में नई खोजों में मदद करेगा। ड्रैड नेटवर्क्स ने सिल्वागार्ड नामक एक एआई बेस्ड ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जो जंगल की आग को जल्दी पहचानने और बुझाने में मदद करता है। इसे बर्लिन स्थित जलवायु तकनीक कंपनी ड्रैड नेटवर्क्स ने बनाया है। इसका उद्देश्य जंगल की आग से होने वाले नुकसान को कम करना और बड़े पैमाने पर CO2 उत्सर्जन को रोकना है। यह ड्रोन सिल्वानेट सेंसर नेटवर्क से जुड़ा होता है, जो आग के धुएं या गर्मी को जल्दी पकड़ लेता है। आग का संकेत मिलते ही ड्रोन अपने सौर ऊर्जा से संचालित हैंगर से उड़ान भरता है। इसमें थर्मल कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, जो आग का सटीक स्थान बताते हैं। भविष्य में यह ध्वनि तरंगों की मदद से आग बुझाने में भी सक्षम होगा। मलावी में हाथियों के आतंक से प्रभावित समुदायों ने IFAW यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर नामक NGO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दरअसल 2022 में मलावी के कुसुंग नेशनल पार्क से 263 हाथियों को मलावी के ही लिवोंडे नेशनल पार्क में लाया गया था। ये काम मलावी सरकार, अफ्रीकन पार्क्स और IFAW द्वारा मिलकर किया गया था, लेकिन हाथियों के गांवों में जाने के कारण 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हुई। इसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित समुदायों ने IFAW के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। IFAW एक वैश्विक NGO है जो 1969 में बना था। यह वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण पर काम करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है, मगर पहुंच 40 से ज्यादा देशों में है। यह पशुओं को बचाने, उनके आवास की रक्षा करने और बेहतर नीतियां बनाने में देशों और संस्थाओं की मदद करता है। आज लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पेश किया गया। यह बिल देश के बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है बंदरगाहों से जुड़े सभी नियमों को एक जगह लाना, राज्य समुद्री बोर्ड बनाकर छोटे बंदरगाहों का बेहतर प्रबंधन करना। इसके अलावा यह बिल बंदरगाहों से जुड़े झगड़ों का तेजी से निपटारा भी करेगा। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने बिल को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह बिल केंद्र को ज्यादा ताकत देगा और राज्यों के अधिकार कम करेगा, जबकि सरकार का दावा है कि यह बिल समुद्री विकास को गति देगा और रोजगार को बढ़ाएगा। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को PVTGs के रूप में वर्गीकृत किया गया है। PVTGs भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 45,56,000 है। FRA 2006 PVTGs को कानूनी अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय समिति ने हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद क्या है? भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आपस में हवाई मार्ग से जोड़ना, विदेशों में मौजूद भारतीय विरासत को वापस लाना, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देना, या फिर विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, एबिल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साल 2025 के लिए ये पुरस्कार मसाकी काशीवारा को देने की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, यानी विकल्प C। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था, देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? सही जवाब है विकल्प B। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे, उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।